हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के दौरान प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 23 फरवरी 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार इस यात्रा में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इस निवेश से प्रदेश में करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह निवेश औद्योगिक, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में आएगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं और पहले भी कई बड़े निवेश समझौते प्रदेश में जमीन पर उतर चुके हैं। इस दौरे के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का मजबूत हब बनाने पर चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय स्तर पर उद्योग बढ़ेंगे, छोटे कारोबारियों को अवसर मिलेगा और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के रास्ते खुलेंगे। और वहीं होली से पहले उत्तर प्रदेश के डिस्टिलरी उद्योग में काम करने वाले करीब 45,000 श्रमिकों को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने उनकी मासिक सैलरी में 2,100 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह फैसला श्रमिक संगठनों की मांग और महंगाई को देखते हुए लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। वेतन वृद्धि का लाभ प्रदेश भर की कई डिस्टिलरी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। पिछले कुछ समय से कर्मचारी वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे और त्योहार से पहले इस निर्णय ने उनके परिवारों में खुशी का माहौल बना दिया है। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले आई इस घोषणा को सरकार श्रमिक हितैषी कदम के रूप में पेश कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट यानी CUET-UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी तय की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन जमा करने के बाद किसी प्रकार का करेक्शन विंडो उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की केंद्रीय और कई राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है, जिससे लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। पहले चरण में कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए थे, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया। अब छात्रों के पास सीमित समय है, इसलिए उन्हें निर्धारित तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति भवन में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कार्यक्रम 23 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था और अब उसी परिसर में राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। राजगोपालाचारी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में रहे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया। ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को देश के लोकतांत्रिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की याद दिलाती रहेगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों, महाराजगंज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ले रहे 1,14,000 किसानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासन ने बताया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी न करने वाले किसानों की अगली किस्त अटक सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। हाल ही में चल रहे दस्तावेज और भूमि सत्यापन अभियान में कई किसानों का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया है, जिसके कारण भुगतान पर रोक लग सकती है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करवा लें, ताकि अगली किस्त मिलने में कोई बाधा न आए। यदि निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो हजारों किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए यह मुद्दा जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों और गणनाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि इस बार डेटा सीधे डिजिटल डिवाइस पर दर्ज किया जा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश पर टैबलेट और मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से घर घर जाकर जानकारी एकत्र की जाएगी। इससे आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछली जनगणना पारंपरिक कागजी फॉर्म के माध्यम से हुई थी, लेकिन अब तकनीक के उपयोग से प्रक्रिया को तेज और अधिक सटीक बनाने की योजना है। प्रशिक्षण सत्रों में कर्मचारियों को डाटा एंट्री, सत्यापन और साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल जनगणना से योजनाओं की योजना निर्माण प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और विकास कार्यों को सही दिशा मिल सकेगी। देखिए दोस्तों, एक तो बीएसएनएल ने वीआईपी नंबर से जुड़े बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए ई सिम स्वैपिंग प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है। हाल के दिनों में कुछ उपभोक्ताओं के वीआईपी मोबाइल नंबर को धोखाधड़ी के जरिए ई सिम में बदला जा रहा था, जिससे बैंकिंग और ओटीपी आधारित सेवाओं पर खतरा बढ़ गया था। कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित प्रक्रियाओं को और सख्त करने की बात कही है। बीएसएनएल अधिकारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल नंबर और बैंकिंग विवरण किसी के साथ साझा न करें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। और एक और बड़ा अपडेट, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान भारत और कनाडा के बीच 5 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इन समझौतों में क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं। खासतौर पर महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के क्षेत्र में साझेदारी को रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ऐसे में ये दौरा संबंधों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। बैठक के दौरान निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। लखीमपुर खीरी में जन सेवा बस सेवा फिलहाल केवल 6 रूटों तक सीमित रह गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर बसें बंद होने से रोजाना सफर करने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि पहले जहां कई रूटों पर नियमित सेवा मिलती थी, अब सीमित संचालन के कारण भीड़ और देरी की समस्या बढ़ गई है। परिवहन विभाग का तर्क है कि संसाधनों और यात्रियों की संख्या के आधार पर फिलहाल 6 मार्गों पर ही संचालन संभव हो पा रहा है। जन सेवा बस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा देना था। अब मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द अन्य रूटों पर भी बस सेवा बहाल की जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर 25 फरवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार सभी प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। हाल के वर्षों में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं। कैमरों की स्थापना के साथ साथ केंद्र अधीक्षकों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रों के बीच समान अवसर सुनिश्चित होंगे और परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता और मजबूत होगी। और खबरों में आगे बढ़ें, इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय निर्यात वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है और 15% टैक्स लगता है या नहीं, इस पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। इस कदम का लक्ष्य अमेरिकी घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना बताया जा रहा है। टैरिफ बढ़ोतरी का असर उन भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है जो सामान अमेरिका में भेजते हैं, खासकर टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद और औद्योगिक सामान के क्षेत्र में। भारतीय व्यापारी संगठनों ने कहा है कि इससे व्यापार संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक चर्चाएं चली हैं, लेकिन इस तरह के टैरिफ कदम से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में तनाव के संकेत दिख रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैकल्पिक बाजारों की तलाश और उत्पादक लागत को कम करने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, एक तो मेरठ में अब बच्चों का मेट्रो किराया उनकी उम्र के आधार पर नहीं बल्कि ऊंचाई के आधार पर तय किया जाएगा। यह नियम नैमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों पर लागू होगा ताकि किराए निर्धारण में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। नई नीति के अनुसार जिन बच्चों की कद सीमा निर्धारित स्तर तक होगी उनके लिए अलग किराया तय किया गया है, जबकि छोटे कद के बच्चों को छूट दी जाएगी। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय यात्रियों के हित में लिया गया है ताकि किराया निर्धारण और स्पष्ट और सरल हो। अब तक उम्र के आधार पर किराया लिया जाता था, लेकिन कई मामलों में इससे असमर्थताएं सामने आई थी। नए नियम से उम्मीद है कि बच्चों के साथ साथ परिवारों को भी यात्रा में अधिक संतुष्टि मिलेगी। और वहीं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक वकील को अनुचित व्यवहार करने पर कड़ी फटकार लगाई, जब उन्होंने बहस के दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम का संदर्भ अनुचित तरीके से लिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट में किसी भी पक्ष को अपमानजनक या अपमान फैलाने वाले नामों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कानून के सम्मान को बनाए रखना अनिवार्य है।
मुख्य न्यायाधीश ने वकील को चेतावनी दी कि यदि इस तरह की गलती दोबारा होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पेश हर वकील को अपने पेशेवर आचार और शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक बताया गया है। इस घटना के बाद कानूनी समुदाय में अनुशासन और पेशेवर मानकों पर चर्चा और तीव्र हो गई है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले गोल्डन हॉराइजन नामक एक नई सवारी तकनीक का प्रदर्शन किया है, जो ब्रह्मोस से अधिक तेज बताई जा रही है। इस तकनीक को सुरक्षा और गति के क्षेत्र में एक उन्नत विकल्प के रूप में पेश किया गया है। ये प्रदर्शन द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में पहले से कई समझौते हैं और यह नई तकनीक उन्हीं प्रयासों का विस्तार है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी प्रगति से देश की सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत और इजराइल के बीच रक्षा, कृषि और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से सहयोग रहा है। अब उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की तकनीक साझा करने से दोनों देशों का रणनीतिक साझेदारी और गहरा होगा। और एक और बड़ा अपडेट, 23 मार्च 2026 को होली का शुभ अवसर है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी निर्धारित कर दिया गया है। विरासत मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के समय और तारीख का विशेष धार्मिक महत्व होता है। धार्मिक जानकारों ने बताया है कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और परिवारों के साथ सभी लोग मिलकर होलिका दहन और रंगों के त्योहार का आनंद लेते हैं। पंचांग और शुभ मुहूर्त के अनुसार आयोजन के लिए उत्तम समय और दिशा का ध्यान रखा जाता है ताकि सभी परंपराओं का पालन हो सके। होली के अवसर पर लोग घरों में नए व्यंजन बनाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लोगों द्वारा अपने रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह अवसर खास माना जाता है। देखिए दोस्तों, एक तो फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान के सोर्स कोड को भारत के साथ साझा करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्णय तकनीकी संवेदनशीलता और सुरक्षा कारणों से लिया गया है। राफेल विमानों का सोर्स कोड विमान के संचालन, नेविगेशन और नियंत्रण से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक का मूल आधार होता है, इसलिए साझा करने पर देश की सुरक्षा हितों को ध्यान में रखा जाता है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही गहरा है, लेकिन इस निर्णय के बाद दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी पर नई चुनौतियां उभर सकती हैं। भारत ने राफेल विमानों को अपनी वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीदा है और वो चाह रहा था कि भविष्य के रखरखाव और उन्नयन में स्वतंत्रता हो। फ्रांसीसी पक्ष का कहना है कि किसी भी संवेदनशील तकनीकी जानकारी को साझा करने से पहले व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विश्लेषकों का मानना है कि आगे बातचीत के माध्यम से समाधान निकाले जा सकते हैं ताकि साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान एयर टिकट के बढ़ते दामों पर चिंता व्यक्त की है। एक जनहित याचिका में गतिविधि डायनामिक प्राइसिंग पद्धति को चुनौती दी गई थी, जिसमें महंगे दिनों में टिकटों के दाम स्वचालित रूप से बढ़ जाते हैं। न्यायालय ने कहा कि त्योहारों और अवकाशों में यात्रा की मांग बढ़ने पर एयरलाइनें टिकटों की कीमतें बढ़ा देती हैं, जिससे आम यात्री परेशान हो जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह पद्धति अत्यधिक मार्च के दिनों में यात्रियों पर वित्तीय बोझ डालती है। न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और स्थिति का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मौलिक न्याय और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार और विमानन नियामक प्राधिकरण को इस संबंध में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने को कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डायनामिक प्राइसिंग को विनियमित किया जाता है तो यात्रियों को राहत मिल सकती है, खासकर त्योहारों के मौसम में। और वहीं 40 वर्ष की आयु में 3 बच्चों की मां दीपा भाटी ने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर शानदार उदाहरण पेश किया है। अपने समर्पण और कठिन परिश्रम के कारण उन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया और अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने बताया है कि परिवार और बच्चों के साथ संतुलन बनाते हुए अध्ययन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने निरंतर लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। दीपा का ये सफलता कथा उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा बन गई है जो मध्य आयु में भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सही रणनीति, अनुशासन और समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। उनके घर, समाज और मित्रों ने भी उन्हें इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और एक और बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे से जुड़े निवेश के बारे में अब ये भी जानकारी सामने आई है कि यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से राज्य में कुल 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर समझौता हुआ है। इस निवेश का फोकस मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और रोजगार सृजन पर रहेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह के निवेश से न केवल नई इंडस्ट्रीज आएंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को स्थायी अवसर भी मिलेंगे। सिंगापुर में औद्योगिक प्रतिनिधियों से हुई बैठकों में प्रदेश के विकास मॉडल को सफल बताया गया। सरकार का भरोसा है कि यह निवेश आने वाले वर्षों में प्रदेश को और आगे ले जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए।
मुख्यमंत्री ने अपने दृष्टिकोण पर बल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की दिशा स्पष्ट है और विजनरी लीडरशिप के कारण राज्य में कई क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल निवेश बल्कि सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश की योजनाएं आम जनता को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्रित हैं और आगे भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और युवाओं के कल्याण पर खास ध्यान देने का संकल्प दोहराया। राज्य सरकार ने अगले कुछ महीनों में और भी कई परियोजनाओं को लागू करने की योजना बनाई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन खबरों में से किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी दूं या इसे किसी अन्य भाषा में अनुवाद करूं?